morning to all. How are you? I think you are all fine. सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और अध्ययन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल अपन देख रहे थे प्री इंडिपेंडेंस पोजीशन ऑफ वुमेन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, है ना। तो अभी अपना वही चल रहा है और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या कंडीशन है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे 18वीं और 19वीं सदी की भी अपन बात कर लें, क्योंकि अपन अब आगे की तरफ आगे चल रहे हैं, आगे की तरफ जाके बात कर रहे हैं। तो पानीपत के तीसरे युद्ध ने एक ओर जहाँ मुगलों और मराठा को शक्तिहीन किया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को भारत में पांव जमाने के अवसर दे दिए। तो जो अंग्रेज, अब जो मराठा हैं वो कमज़ोर पड़ गए, मुगल भी कमज़ोर पड़ गए और अंग्रेज अपने पावर में आ गए। तो धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन काल आ गया, हम जैसा जानते हैं। और उससे क्या हुआ कि पुनर्जागरण का जो काल है अपना, वो 19वीं सदी में शुरू होता है। पुनर्जागरण काल मतलब अब लोग जागृत होने लगे थे, अब लोग जागरूक होने लगे थे। अब लोगों को, उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था कि विद्या उनको मिलने लगी थी, ज्ञान उनको मिलने लगा था। और जब ज्ञान प्रभावित होने लगता है, तो मैंने आपसे कहा था ना, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान फिर रुकता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि वो कैसा है, एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान, और जब ज्ञान होता है तो सब जगह जो भी ज्ञान बिखरा पड़ा है उसको प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? काला अक्षर भैंस बराबर से। मतलब जो आपकी वर्णमाला है, वो जब शब्द सीख लिए जाते हैं, उसके बाद उनको जोड़ के पढ़ना आ जाता है। फिर धीरे 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 यदि व्यक्ति अभ्यास करते 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 आप और हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हमको कोई भी चीज़ पढ़ना आसान है, समझना आसान है। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में अपन जाने यदि अपन, अच्छा बाकी सब अपना ऑडियो सिस्टम बंद कर लेंगे, वीडियो भी बंद करके रखेंगे, और आवश्यकता पड़े आपको क्वेश्चन एराइज करना हो तो हैंड एराइज करके उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यदि क्वेश्चन करूंगा तो फिर उसका आंसर आप एक एक करके 1 बाय 1 देंगे। राजा राम मोहन राय ने 1814 मतलब 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारत को कर्मकांडों से मुक्त करना। भारत में कर्मकांड बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी भी बहुत कर्मकांड होते हैं। एक्चुअल में कर्मकांड है, कर्मकांड समझते हैं आप, जैसे यज्ञ आदि है, मंदिरों में पूजन पाठ आदि है, अलग अलग टाइप के, और घर में भी तरह तरह के कर्मकांड होते हैं। तो वो कर्मकांडों पर अंकुश लगाने के लिए, उनको थोड़ा कम करने के लिए भी उनने काम किया। और वो कर्मकांड बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए थे कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा हमारे पास आ गई थी, बाल विवाह जैसी प्रथाएं आ गई थी हमारे पास। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध गंभीर आंदोलन चलाया था, और लास्टतः मतलब एटलीस्ट अंततः जैसे हम कहेंगे, अंग्रेजी शासन ने 1829 में मतलब 1829 में इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। आप जानते हैं सती प्रथा मतलब इसमें क्या होता था, ऐसा आडंबर रचा जाता था जिससे कि पता पड़ा किसी का, एक तो कम उम्र में विवाह कर दिया, महिला का गोना हुआ, वो आई, जब तक पति पता पड़ा मर ही गया उसका, तो 14-15 साल की उम्र में पति एक्सपायर हो गया, लड़की की उम्र लगभग 12 और 10 साल रही होगी, उसके बाद वो विधवा हो गई साहब। अब विधवा हो गई तो उसको जीवन कैसा जीना है? रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, बिना किसी साज श्रृंगार के। और ये तो ठीक है, अब उन्होंने एक और बड़ी वाली बात कर दी थी कि यदि कोई पति मर जाए तो पत्नी भी साथ के साथ, उसको ऐसा आडंबर बना दिया जाता था कि यदि जिस परिवार से सती होगी वो परिवार अच्छा है, बड़े लोग अच्छे हैं, बड़े पुण्यवान लोग हैं, और उनको बड़ा पूजा और संपन्न माना जाता था, बड़ा अच्छा माना जाता था, तो वो भी एक विडंबना टाइप की लोग पे आरोपित कर दी गई थी। भाई सबकी इच्छा अपने पति के साथ मरने की नहीं होती है, जिनको मरना है उनके लिए ठीक था, भाई उनको पति के बिना नहीं रह सकती हैं, उनको मरना है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं मरना, जिसने जीवन देखा ही नहीं है, उससे पहले उसको मारने की बात कर रहे हो आप, क्योंकि जीवन जीना आसान है, मरना टफ है। फिर भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, ये जो जीवन मिला है ना, मानव जीवन मिला है आपको, एक आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, 84 लाख का चक्कर है। मतलब आपको मुश्किल से आपके पुण्यों और कर्मों के आधार पे आपको देह दी जाती है, ये मानव शरीर दिया जाता है, जिसका इतनी पावर है कि इसके माध्यम से आप अपने आप को मुक्त करके ईश्वर तक बन सकते हैं, और इसके माध्यम से अपने आप को नीच बना के राक्षस और
आप निशाचर और क्या कहना चाहिए पिशाच भी बन सकते हैं, मतलब डिमोशन भी हो सकता है आपका, प्रमोशन भी हो सकता है। ये वो जगह है जहां पे आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है ना, आपकी फल पे अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पे तो तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं जो भी अपना उद्देश्य लेके बैठे हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, हमको नहीं पता आप क्या बनेंगे या बन पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप तैयारी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आप मन लगा के तैयारी करते रहें, मन लगा के पढ़ाई करते रहें, तो आप अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। आप इतना समझ लें कि जैसे कि हम लॉकर में जाते हैं, किसी ने आपने देखा हुआ माँ बाप घर में लॉकर लेके रखते हैं बैंकों का, अपने जो जवाहरात हैं, सोना चांदी है या जो भी हमारे पास बहुमूल्य चीज़ें माँ उसमें रख देते हैं। फिर आप कभी कभी उसको निकालने जाते हैं या उसमें और कुछ रखने जाते हैं, तो क्या होता है बैंक में, वहाँ पे ये होता है कि आपके पास एक चाबी होती है, एक चाबी बैंकर के पास होती है। आप जाते हैं तो वो अपनी चाबी लगाता है उसी लॉकर की, और आप अपनी चाबी लगाते हैं उसी लॉकर की, तब जाके वो लॉकर खुलता है। सेम थिंग यहाँ पे है, आप लगातार तैयारी करते रहिए, आप लगातार अपनी चाबी लगाते रहिए। लक की चाबी जो ईश्वर की चाबी है, कब लगेगी आपको नहीं पता, इसलिए आप रुकेंगे नहीं, सतत प्रयास करते रहेंगे, और सतत प्रयास करते रहेंगे तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चाबी ईश्वर की कब लगने वाली है, और पता पड़ा आपने नहीं लगाई, उन्होंने लगा दी है, तो फिर आप असफलता हो जाएगी और आपको बड़ा दुख होगा, खेद होगा। इसलिए प्रयास करते रहो, प्रयास करने में ही हमारा अधिकार है ना, अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। जब हम कोशिश करते रहते हैं तो हमको सफलता अवश्य मिलती है। तो फिर ऐसे राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज शासनकाल के विरुद्ध उस कुप्रथा के लिए संघर्ष किया 1814 से लेके, और आके 1829 में वो सफल हुए और उसको अवैधानिक घोषित कर दिया गया सती प्रथा को, है ना। अभी मैं बीच में एक बात बता रहा था कि एक आडंबर बना दिया जाता था कि सती माता की जय, सती माता की जय, और यदि महिला नहीं भी मरना चाहती है तो उसको चारों तरफ से एक जुलूस के रूप में लोग घेर लेते थे, और सामने से यदि पुलिस प्रोटेक्शन भी उसको हटाना चाहता था तो नहीं हटा पाता था। धार्मिक भाव, आपने जानते हो भारत में धार्मिक भावना का कितना जोर रहता है। आप यदि कोई मंदिर पे लाउड स्पीकर ही बज रहा है, आप परेशान हैं, आप घर में बीमार हैं, पड़ोस में बहुत परेशानी है, लेकिन कोई वहां जाके कुछ कह नहीं सकता, कहेगा तो लोग कहेंगे अरे कैसा आदमी है, अधार्मिक आदमी है, तो अध्यात्म से कितने दूर तक है, कैसा पापी आदमी है, तो पत्थर मना करता है। तो ये तरीका होता है। तो वो चारों तरफ से घेर के सती माता की जय, सती माता की जय करके उस महिला को जिंदा जलाए जाते थे पति की लाश के साथ। सोचिए कितनी खतरनाक प्रथा थी, यदि वो आज होती तो हम क्या करते, हम कितना भुगत रहे होते उस चीज को, क्योंकि वो तो एक बड़ा कानून बना जा रहा था, बन ही गया था कि भाई सती माता की जय करेंगे। तो अच्छा भाई, अब राजा राममोहन द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के उद्देश्य में बहु विवाह, बाल विवाह, जाति भेद समाप्त करने के साथ साथ विधवा विवाह का प्रचलन भी शामिल था। तो वो बहु विवाह मतलब एक व्यक्ति कई कई शादियां करता था। मैंने आपको बताया था ना कि भाई एक आदमी की कई कई शादियां होती थी। अभी तो मुस्लिम समाज में है, आपके मोहम्मदन लॉ में अभी भी 4 शादियां जायज हैं, ठीक है। लेकिन हिंदू समाज में तो पहले जायज थी, कितनी भी शादियां कर सकता था एक आदमी। एक राजा कई कई शादियां करता था संतान के लिए, संतति के लिए। लड़की नहीं हो रही है, लड़के नहीं हो रहे हैं, लड़कियां हुए जा रही हैं, तो साहब इसके और वो तो राजा तो ठीक है, सामान्य रूप से भी कई कई शादियां करते रहते थे, उससे वो बहु विवाह था। एक्चुअल में वहाँ यदि देखा जाए तो स्त्री का अस्तित्व कितना है, एक भोग विलास की वस्तु मान लीजिए या एक उपयोग की वस्तु मान लीजिए, क्योंकि उसका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं हो रहा था, कोई अस्तित्व नहीं समझ रहा था, उसकी इच्छाएं अनिच्छाएं कोई तात्पर्य नहीं रखती थी। मतलब वो साथ में है तो वो एक प्रोडक्शन की मशीन है, या वो बच्चे उत्पन्न करने की मशीन है, इसमें से लड़के उत्पन्न करने हैं। तो ये एक सोच थी, इसलिए तो वो नई नई शादियां करते थे, एक लड़की दूसरी लड़की, पता नहीं कितनी लड़की। और तो जब इस पर रोक लगने लगी, उसको रोक दिया गया, तो वो जला के शादी करने लगे। तो बाल विवाह, मैंने बताया था बाल विवाह के पीछे कारण था कि कम उम्र में ही शादी कर देना, ताकि लड़कियों के या लड़कों के भटकने की संभावना कम हो जाए। और दूसरा, कम उम्र में शादी होगी तो एक परिवार नहीं, अब 2-2 परिवार मिलकर उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि रक्षा का बड़ा प्रॉब्लम था। मुस्लिम शासक, अंग्रेज और वहाँ पे दूसरे भी डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली सब लूटने खसोटने पड़े थे। तो उन्होंने कहा कि ये सही तरीका है कि मैं जल्दी से व्यवहार कर दें, तो उससे हमारा टेंशन आधा हो जाएगा, आधा टेंशन वधु पक्ष वालों का, आधा टेंशन वर पक्ष वालों का हो जाएगा। तो बाल विवाह होने लगे थे। और जाति भेद भी बहुत जबरदस्त था, ये नीच जाति का है और ये तो फलाना है और इसके साथ हम खाना नहीं खा सकते, ये हमारे घर के सामने आके खड़ा नहीं हो सकता, ये जूते पहन के नहीं आ सकता,
जब अभी भी कई समाजों कई गांव में अभी भी जो और मैला ढोने की प्रथा थी, महिलाएं या पुरुष मैला दूसरों के यहाँ के जो पॉटी होती थी उसे सिर पर उठा के ले जाके सफाई करते थे, क्योंकि ऐसे आजकल के आधुनिक व्यवस्थाएं तो थी नहीं। तो ऐसे वर्ग को बड़ा प्रताड़ित करके रखा जाता था, तो जाति भेद भी था, तो उन जाति भेद का भी बहुत दुष्परिणाम हो रहे थे। अब ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाल ली थी, और टैगोर स्त्री शिक्षा और महिला मुक्ति के प्रबल पक्षधर थे। जो टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो स्त्री शिक्षा और महिला मुक्ति के प्रबल समर्थक थे। महिला को मुक्त रखा जाए और उसको शिक्षित किया जाए, क्योंकि वो एक वस्तु नहीं है, वो एक नारी है, एक शक्ति है, और एक अबला नहीं है, वो एक सबला है। आप यदि देखा जाए, अब सामान्य रूप से थोड़ा सा आप मूल्यांकन करेंगे या सोच लगाएंगे या सोचेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा महिलाएं क्या वो शारीरिक से कमजोर हैं। आज आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, या जो मसल्स मास्टर महिलाएं हैं उनको देख के लड़के भी अपने डर जाते हैं कि भाई क्या पावर है। तो उनका शरीर स्वभाव ऐसा है, परिस्थिति ऐसी थी कि वो सामान्य रूप से कमजोर रहा करती थी, और उनको कमजोर बना के रखा जाता। तुम तो अबला हो, तुम तो नारी हो, तुम में शक्ति नहीं है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। यदि ऐसा कह के हमने उनको दबाया और कमजोर किया था, तो यह एक मनोवैज्ञानिक कारण था। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं पुरुष से कहीं प्रबल शक्तिशाली हैं और शक्ति का प्रतीक है ये, बल्कि ये कह सकते हैं हम कि मानव समाज में शक्ति का प्रतीक जो है वो महिला ही है। शक्ति उसके कारण ही है। बट एक बात है कि हम किसी व्यक्ति को बार बार कहें कि तुम कमजोर हो, तुम ऐसे हो, तुम गधे हो, तुम डरपोक हो। इसमें कई स्टूडेंट होंगे जो माँ बाप भी हैं, कई स्टूडेंट हैं जो अभी सिर्फ स्टूडेंट हैं, कई ऐसे हैं जो अभी नई शादी में जाने वाले हैं। तो उन सबके जो बच्चे होते हैं या बच्चे हैं, तो उनके साथ हम व्यवहार ऐसा करें, उनको कभी ये ना कहें कि तुम डरपोक हो, तुम कमजोर हो, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो। इस टाइप की बातें हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का इफेक्ट मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको फटाक से देता हूँ। जब एक बार एक अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, तो मेडिकल साइंस ने उनसे रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसको मारना चाहते हैं तो हम इसको मारेंगे, और आप इसको लटका के मारना चाहते हैं, हम इसको ऐसी मौत देंगे जिससे कि इसको पता भी नहीं पड़ेगा और शांति से मर जाएगा। पर हमको प्रैक्टिकल करना है, चूंकि ये मेडिकल डिमांड है और मनोविज्ञान का इसको असर हमको देखना है, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनुमति दे दी। जब अनुमति मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, तो उस व्यक्ति को फलानी तारीख में, जिस तारीख में उसको मृत्युदंड मिलने वाला था, कैपिटल पनिशमेंट मिलने वाला था, जिसको कहते हैं कि हम हैंग टू डिल डेथ, मतलब फांसी पर लटका दिया जाएगा था, तो उसी दिन उसी समय उसको बताया गया कि भाई देख, ऐसा है कि हम मौत का तरीका बदल रहे हैं। बस अब हम आपके उंगली हाथ पे एक ब्लेड से काटेंगे और उसके बाद आपका ब्लड बहना शुरू होगा, और बहते बहते आपके शरीर में से वो पूरा ब्लड निकल जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो अब क्या किया हमने, उस व्यक्ति के हाथ बांध दिए और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अब एक चाकू को लेके उल्टी तरफ से टिंचर लगा के, स्प्रिट लगा के उसको ऐसे फेंट दिया, तो उसको लगा के उसकी नस काट दी गई है, जबकि नस को नहीं काटा गया था। ठीक है, बगल में जैसा हमारा रक्त होता है, उस रक्त की गर्मी या टेम्परेचर के हिसाब से वो पानी की बूंदें टपकाना शुरू की, जो उसके हाथ के पास से होते हुए बह रही थी, जो बहते बहते उसके शरीर के पास भी आ रही थी और उसको शरीर को टच कर रही थी, तो उसको लग रहा था कि ब्लड बह रहा है। और बस उससे सिर्फ इतना कहा जा रहा था कि भाई तेरा ब्लड बहना शुरू हो गया है। अब हाथों से, अब सिर से, अब मस्तिष्क से, अब छाती से, अब पैरों, सब जगह से ब्लड निकल गया है, और अब तो अब हार्ट को भी ब्लड मिलना कम होता जा रहा है। और धीरे 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 ऐसा कहते कहते जब उससे कहा कि तेरा सारा ब्लड खत्म हो गया है, व्यक्ति अपने आप मर गया। जब आप देखिए, जबकि उस व्यक्ति को कोई काटा नहीं था, किसी ने उसको कोई इंजेक्शन नहीं दिया था, कुछ भी नहीं किया था, बस वक्तव्य के कहने के प्रभाव मात्र से व्यक्ति मर गया। सोचिए जरा, मनोविज्ञान हमारा कितना जबरदस्त है, मन कितना जबरदस्त है। इसलिए कहा जाता है मन एक कल्प वृक्ष है। मन के, इसलिए हमें हमको हमेशा कहा जाता है, हमारे संस्कृति में हमेशा कहते हैं कि भाई अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। हम यदि गलत सोचते हैं, उसका इफेक्ट हमारे मन मस्तिष्क पे, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे पड़ने लगता है, और उससे संबंधित घटनाएं घटने लगती हैं। समझ में आ रही है? तो ये सब घटनाएं घटने लगती हैं किससे? हमारे मन मस्तिष्क के कारण, और हमारे जो बोलने का तरीका है उससे। हम जो बोलते हैं, हमेशा कहा जाता है अच्छा बोलिए, मधुर बोलिए, मीठा बोलिए, सत्य बोलिए।
झूठ मत बोलिए, कपट मत करिए, किसी से बुरा मत बोलिए, गाली गलौच मत करिए। गाली गलौच जैसे कहते हैं ना, बंदी पत्ती गालियां देते हैं लोग, कुछ भी गाली नहीं देनी आपको, अच्छे शब्द बोलो। भगवान राम का नाम लो, मोहम्मद ईसा मसीह का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, मीरा जी का नाम लो, अच्छे अच्छे व्यक्तियों के नाम लो। नहीं तो शांत रहो, चुप रहो। चुप रहना सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि बोलने में सबसे ज़्यादा क्षमता लगती है। और बोलने में हमारे, मैंने कल भी बताया था, धातु में 7 धातुओं में सबसे ज़्यादा उच्च कोटि की जो धातु है उसका सबसे ज़्यादा ह्रास होता है, सबसे ज़्यादा खर्च होती है। तो उतना बोलिए जितना आवश्यक हो, अधिक मत बोलिए और अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। अब आगे अपन चलते हैं। समाज सुधार की एक धारा दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज ने भी प्रबलता के साथ बहाई थी। दयानंद ने ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रचार पर कठोरता से आक्रमण भी किया था। उन्होंने समाज सुधारों के साथ साथ भारतीयों के लिए भारत नारा भी दिया तथा हिंदुओं में सम्मान को प्रोत्साहित किया कि भाई उस समय मुस्लिम जो लोग थे और जो ईसाई थे उनका तो खूब जोर से प्रसार चल रहा था, क्योंकि वो उस समय बड़े शक्तिशाली रहे होंगे और उन्होंने राज्य कर रखा था। उसके बाद अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने अपने ईसा का बोलबाला लाया था। तो हिंदुओं की जो थी और संस्कृति धीरे दबती और कमज़ोर होती जा रही थी, तो उन्होंने उसको प्रबल किया, अपनी संस्कृति को जगाया कि भाई तुम गीदड़ नहीं हो, यू आर नॉट ए गीदड़। जैसे कि एक शेर का बच्चा गीदड़ों में या गधों के बीच में पले तो वो अपने आप को गधा समझने लगता है, ऐसा नहीं है, आप गधे नहीं हैं। उनकी शक्ति को उनको बताया, उनके संस्कृति को बताया कि आप कितनी विरासत, गंभीर विरासत के स्वामी हैं, मालिक हैं। और जब इतना बताना मात्र ज्ञान देना मात्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को उठा देता है। अच्छा, अब ब्रिटिश काल में स्त्री केवल घर में रहकर बच्चों को पैदा करने की मशीन, गृहस्थी और घर के काम, झाड़ू बर्तन, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करने वाली बनकर रह गई थी। तो बताया ना अभी आपको, भाई किसी सामाजिक या राजनीतिक कार्य में भाग नहीं ले सकती थी। वहीं पे सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी कुछ ही साहसी व शिक्षित महिलाएं थीं। मैंने कहा ना, हर समय में साहसी और शिक्षित महिलाएं रही हैं जिनने इस समाज की बागडोर को आगबान के रूप में संभाला है, चाहे वो सरोजनी नायडू हों, चाहे वो सुचेता कृपलानी हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे कस्तूरबा गांधी हो। तो ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने आगे आके अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को लोगों को दिखाया है और बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लिया। और आपने उसमें देखा होगा, रोटी कमल की एक प्रथा चलती थी। रोटी मतलब बांट दी जाती थी, एक रोटी दूसरी जगह पे जाती थी, दूसरी रोटी तीसरी जगह जाती थी, साथ में कमल। ये संदेश था कि हम सब एक हैं और हम सब एक साथ हो रहे हैं और हम सब एक साथ होके एक साथ मिलके आज संघर्ष करेंगे और समाज से इन ब्रिटिश आताताइयों को देश से भगा देंगे, क्योंकि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा है और इस पर रहने वाले ये हैं। हमारे घर में कोई कब्जा कर ले तो हम उस कब्जे के साथ, उस व्यक्ति के साथ कैसे रहें, बल्कि व्यक्ति के साथ कैसे रहें, और बल्कि वो ऊपर हमारे ऊपर शासन कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, अब ये लाओ, अब वो लाओ, ये करो, वो करो, नहीं करोगे तो तुमको दंडित करेंगे, घर में घुसाया है। सोचिए जरा, कल्पना मात्र कीजिए, ऐसे देश हमारा, उसमें विदेशी घुस आए और उन्होंने हमारे साथ यही किया। 199 मतलब 1919 ईस्वी तक उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। महिलाओं को 1919 तक वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का राइट भी बाद में मिला है और उन्हें 1935 ईस्वी में जो प्राप्त हुआ, मतलब 1935, मतलब भारत के आजाद होने से पहले मिल गया था। 1935 में वोट डालने का अधिकार महिला को दिया गया, उससे पहले 1919 तक तो उनके पास राइट ही था। उनको गांधी जी के प्रभाव से घरों में चरखा कातने, खादी का सूत व वस्त्र तथा हैंडलूम के वस्त्र बनाने, पहनने व स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग में रुचि हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भी चोरी छिपे महिलाएं सक्रिय होने लगी थीं। वे क्रांतिकारियों की यथासंभव सहायता करती थी। तो महात्मा गांधी चूँकि पढ़े लिखे समझदार थे और उन्हें इस चीज़ का ज्ञान लोगों को दिया, एकदम विरोध नहीं किया, धीरे धीरे विरोध करने के बाद धीरे धीरे वो इस चीज़ को लाए कि महिलाओं को घर में चरखा काटने दिया जाए, हैंडलूम की साड़ी बनाने दी जाए और भी काम करने दिए जाएँ। और उसके बाद वो चोरी छिपे धीरे धीरे अब आंदोलनकारियों की मदद भी करने लगी थी। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि शिक्षा का विकास हो रहा था, शिक्षा उनको दी जा रही थी। अब वहीं आती है लीगल इनइक्वलिटी इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो जो विधिक असमानता है वो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व महिलाओं की स्थिति में विधिक असमानता, स्वतंत्रता के पूर्व स्त्रियों के विधिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित विधियां प्रचलित थीं। इन विधियों में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा
अत्यंत सीमित व कम अधिकार दिए गए थे। मतलब जो लॉ भी बने थे तो वो लॉ में भी महिलाओं को सीमित और कम अधिकार दिए गए थे, पुरुष के बराबर अधिकार नहीं थे। जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना था, जो हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 था। मतलब कोशिश की गई कि महिलाओं के लिए रीमैरिज एक्ट बनाया जाए, क्योंकि एक बार विधवा हो गई, एक तो बाल विवाह कर दिया, फिर विधवा हो गई तो सती प्रथा मार दो उसे, तो उनसे इतना विकास तो कर लिया था कि रीमैरिज एक्ट बना दिया गया कि उनका पुनः विवाह हो सके, वो विधवा फिर से विवाह करके अपने इस समाज की जो मुख्य धारा है उसमें फिर से वापस लौट सके, फिर जीवन जीना शुरू कर सके। उसका जीवन किसी व्यक्ति के मरने से समाप्त नहीं हो जाता। और वैसे भी देखा जाए, सामान्य स्थिति में भी देखा जाए, किसी के रहने या किसी के ना रहने से ये जीवन कभी नहीं रुकता है। हम सब का अनुभव है, हम सब ने अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखा है, उसके बाद लोगों को दुखी होते हुए देखा है, और उसको दुखी होते हुए भी एक सीमा होती है। उस दुख के बाद लोग उसको भूल जाते हैं और सामान्य रूप से अपने जीवन की धारा में आ जाते हैं, क्योंकि जीवन हमारा जो प्रकृति है, वो प्रकृति जो हमारी प्रकृति है वो है दुखी होने की नहीं है, सुखी होने की है, खुश होने की है। हम जो भी करते हैं वो सब, जो काम भी हम करते हैं क्या के लिए करते हैं? खुश होने के लिए करते हैं। कोई ऐसा है जो काम करता हो दुखी होने के लिए कि इससे मुझे दुख प्राप्त हो? ऐसा कोई भी नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसको दुख प्राप्त हो, सब चाहते हैं सुख प्राप्त हो, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो सुख है। सुख के लिए ही हम आगे बढ़ते हैं। बस मैं अब देखते हैं इसको। इस अधिनियम ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह को और उससे उत्पन्न संतान को, अधिनियम ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के प्रयासों का फल था, जिसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देकर उनके जीवन में आशा की नई किरणें फैलाई थीं। परंतु पुनर्विवाह करने पर उसे अपने पूर्व पति के उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति से वंचित कर दिया गया। मतलब वो बनाया तो था, रीमैरिज एक्ट बन गया, वो पुनर्विवाह कर सकती थी, उसके जीवन में खुशियां आ सकती थी, लेकिन इससे जो पूर्व पति है उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया। मतलब जो अधिकार है वो भी दिए हैं तो छीन छीन के अधिकार दिए जाते थे उस समय। पर यह है कि इतनी कोशिश करने के बाद कम से कम इतना तो हुआ था कि रीमैरिज कर सकती थी, वो अपने जीवन की मुख्य धारा में आ सकती थी। वहीं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 था, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इस अधिनियम ने उत्तराधिकार संबंधी सभी नियमों को एक स्थान पर संग्रहित करने का प्रयास किया था। मतलब जो उससे संबंधित एक नियम थे उत्तराधिकार से, उन सबको संग्रहित करके इस अधिनियम के अंतर्गत डाल दिया था। लेकिन इसमें भी वो अधिकार महिलाओं को प्रॉपर नहीं दिए गए थे। वहीं था हिंदू उत्तराधिकार विधि संशोधन अधिनियम 1920 और 1925। तो ये सब क्या है? ये सब वो जो अधिकार थे जो महिलाओं को स्वतंत्रता के पहले और कोशिश की जा रही थी उनको दिए जाते रहे, क्योंकि ये 1925 की बात है, 1920 की बात है, 1919, 1929 की बात है, 1935 की बात है। ये सब कैसी हैं? स्वतंत्रता से पूर्व की बात है, क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता हुई है कब हुई है? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और जहाँ हमारा संविधान कब बना? वो बना था 26 नवंबर 1949 को, और पावर में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। मतलब वो बहुत लंबा समय था। उसके बाद जाके हमको अपना संविधान मिला है, और संविधान मिला है तो संविधान के माध्यम से फिर हमने विधियों का निर्माण किया है। संविधान में मूलभूत अधिकार हैं, हमारे नीति निर्देशित तत्व हैं, क्या करना कैसे नहीं करना, हमारी ड्यूटीज़ हैं अपने शासन और प्रशासन के प्रति। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण रूप से संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और सामाजिक आर्थिक धार्मिक आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए और अपने आप को विकास करने के लिए आज सब लोग आज इस एतत्सभा में इकट्ठित होकर इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऐसा करके उसकी प्रियम्बल है जो हमको बताती है कि हम भारत के लोग भारत को मतलब कहते हैं ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए शासन बनाया, डेमोक्रेसी आई। अब यहाँ पे कोई राजा नहीं होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है जो भी कार्यकारी प्रमुख है, और वहीं पे आपका प्रधानमंत्री है जो आपका कैबिनेट की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से जो चुन के जाता है जनता के द्वारा, जनता के लिए काम करता है। वहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, फिर वहाँ पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अध्यक्ष हैं, वो सब काम करते हैं। उनके बाद जाके नियमों और कानूनों का निर्माण होता है, जो कि हम सबसे पहली वाली क्लास में आपको बताया था कि विधि का निर्माण कैसे होता है। तो फर्स्ट थिंग क्या है विधि का निर्माण किया? लेजिस्लेशन। अब अपन देख लेते हैं आगे गांधी आंदोलन, गांधी मूवमेंट के बारे में अपन देखते हैं। गांधी जी ने बहुत मूवमेंट किए भाई, इतने मूवमेंट किए आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, ऐसा हम कहते हैं। क्या ये बात, इतनी बात सत्य है?
ये बात इतनी सत्य नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि एक बंदा अकेला भाड़ झोंक नहीं सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन उनके पीछे साथ में चलने वाले, उनकी आत्मा से आत्मा को मिलाने वाले, उनके साथ कदमों से कदम मिलाने वाले लोग हजारों थे, लाखों थे, और पूरा भारत एक साथ एकजुट हो गया था, क्योंकि उनका मार्ग अहिंसा का था। बाकी जो हिंसा के मार्ग वाले थे, उग्रवादी दल के नेता थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, आज़ाद हिंद फौज थी अपनी, इसके अलावा सहदेव थे, कुलगुरु थे, और बिस्मिल्लाह खां जैसे देश प्रेमी, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सबने एकजुट होकर काम किया था। लेकिन इनका मार्ग अहिंसा का था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और आपको मारेंगे भी नहीं, मतलब आप हमारे ऊपर अत्याचार करते रहो तो भी हम झुकेंगे नहीं। हम यदि यहाँ बैठे हैं तो हम यहीं बैठे रहेंगे, आप चाहे हमें मारो पीटो, चाहे हमारे ऊपर से गाड़ियाँ निकाल दो, घोड़े निकाल दो, हम बैठे रहेंगे। यह अहिंसा का मार्ग था। तुम एक थप्पड़ गाल पे मारोगे, हम दूसरा थप्पड़ गाड़ कर देंगे, और दूसरे मारोगे, हम तीसरा भी कर देंगे। लेकिन ये शांति का मार्ग है, ये वो मार्ग है जिसमें सहनशीलता के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के मनस्थिति और व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल के उसके मन को द्रवित करके काम किया जाता है। ये मार्ग बहुत कठिन है और ये मार्ग बहुत धीरे धीरे प्रभाव करता है। ठीक है, सामने वाला आपको मार रहा है, आप मार खा रहे हैं, कब प्रभाव पड़ेगा? जब वो एकांत में बैठेगा, जब वो देखेगा कि भाई मैं इसको इतना मार रहा हूँ और उसके बाद भी ये रिप्लाई नहीं करता, क्या होगा मेरे साथ, भगवान क्या देखते होंगे, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा पाप बढ़ रहा है, तब जाके कहीं उसको अंदर मन में प्रभाव होगा और वो प्रभावशील होकर उसको सॉरी करेगा। लेकिन एक ने मारा, हमने पलट के मारा, तो वो दूसरा मारेगा नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं गांधी मूवमेंट। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मिशन हत्याकांड, जो भी बता रहा था ना, 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला मिशन हत्याकांड हुआ था। और इसको बंद कर लेते हैं माइक को और हम बात करते हैं। हाँ, तो भाई सूरज जी ने कहा कि देश 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद भी अंग्रेजी की क्या आवश्यकता है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सूरज। टाइम ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी हम फटाक से तुमको बता देते हैं कि क्या है बेटे, कि जब मुगलों का शासन आया, उससे पहले डच, फ्रांसीसी और बाकी आतताई और आक्रमण रहे, वो साथ में यहाँ रहने लगे। होता क्या है, जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर हावी हो जाती है या वो साथ में रहने लगती है, तो उसका परिणाम ऐसा होता है कि उसको सदियों तक, बहुत लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकता। उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से फटाक से बताऊंगा, अभी हाथ को एराइज मत करो। देखो, एक बार क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश जो हैं बढ़ जाते हैं, और जब खरगोश बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, वो खरगोश जब बढ़ जाते हैं, बेटा बंद करो इसको 1 मिनट के लिए। खरगोश जब बढ़ जाते हैं तो जो वहाँ के कृषक हैं, या जो कहना चाहिए फार्मर्स हैं, वो किसको लेके आते हैं, जो बिल्लियाँ लेके आते हैं, कैट्स लेके आते हैं, बिल्लियाँ खरगोश को मार के खा जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ समय बाद खरगोशों की संख्या और बिल्लियों की संख्या बड़ों की बढ़ जाती है, और दोनों साथ में खेल रहे कूद रहे होते हैं। मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ समय तक उन्होंने खाया, कुछ समय तक उन्होंने उन पर अटैक किया, लेकिन संख्या ज़्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे घुल मिल गए और वो आपस में दोस्त बन गए, और दोस्त बन के दोनों आपस में मस्त गाजर का खेत खत्म करने लग गए। तो वही तरीका वही रहा, अंग्रेज आए, उन्होंने 200 साल तक गुलामी में रखा, फिर धीरे धीरे छूट दी, धीरे धीरे वो भारतीय संस्कृति को समझने लगे, भारतीय संस्कृति के अनुरूप कुछ कुछ करने लगे, उनके सुधार के लिए कुछ कुछ करने लगे। तो धीरे 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 आप कहने के, कुछ लोग ये भी कहते हैं, अभी भी कहा जाता है कि यदि आज अंग्रेजों का काल होता भारत में तो भारत ब्रिटिश बन जाता। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आज अंग्रेज यहाँ होते तो भारत अंग्रेज ही संस्कृति में घुल मिल चुका होता, क्योंकि पावर उनकी थी। अब यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद सब चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सब एकदम चेंज नहीं हो सकता, चेंज होने में टाइम लग रहा है और चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे। अब आपने कहा कि अंग्रेजी की क्या आवश्यकता, तो भाई अंग्रेजी एक मीडियम लैंग्वेज है। वो क्या है, लगभग पूरे विश्व में इनने अंग्रेजों ने शासन किया है। वहाँ अमेरिका भी बाद में मुक्त हुआ और भी दूसरे देश बाद में मुक्त हुए हैं, तो अंग्रेजी का प्रभाव सब जगह लगा। तो एक अंग्रेजी जो भाषा थी वो एक मीडियम लैंग्वेज का काम करने लग गई, और मीडियम लैंग्वेज का काम करने लगी तो आज दो विभिन्न भाषाओं के लोग यदि अंग्रेजी जानते हैं तो आपस में वार्तालाप करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो अंग्रेजी अब गुलामी के रूप में नहीं लेते हैं, अब हम अंग्रेजी को एक मीडियम लैंग्वेज के रूप में लेते हैं और उसका उपयोग करके अपना काम बनाते हैं। और आज
अब अपने जो भारत के प्रधानमंत्री हों या दूसरे मंत्री भी हों, जो विदेशों में भी जाके भी अपनी भाषा बोलते हैं, वहाँ पर ट्रांसलेशन इंग्लिश के माध्यम से या उनकी लैंग्वेज में करके उनको समझाया जाता है। ठीक है, तो अपन कल और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, कभी आमने सामने बैठते हैं तो मिलेंगे तब बात करेंगे। ध्यान रखें अपना, और कल अपन देखेंगे गांधीवादी मूवमेंट जो है, गांधी आंदोलन है, वो देखेंगे। टेक केयर, टेक रेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।